अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और बखैरियत आफियत होंगे और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी सी गुजरी होंगी। अच्छा जी स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को मालूम है कि जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई है और क्लासेस लेना राइट नाउ 15 जुलाई तक जो कराची यूनिवर्सिटी ने हमें डायरेक्शन दी है कि ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो बड़े केयरफुल होके सुनिएगा ये लेक्चर्स। आज जो हम लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। ठीक है जी, यानी चैप्टर है हमारे पास पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो जब आप मेरा लेक्चर सुने तो काइंडली अपने पास पेन और आपकी जो भी कॉपी वगैरह होगी या रजिस्टर होगा वो अपने पास रखें और नोट डाउन करें, बिकॉज कुछ चीजें जो है वो मैं लिखवाऊंगा भी इसमें। ठीक है, हैंड आउट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा तो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरीके से मैं क्लास में लिखवाता हूँ उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। मेन चीज हमारे पास आ जाती है पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप किससे कहते हैं और से सुनिएगा। बेटा, पार्टनरशिप एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे कारोबार को कहते हैं कि जिसमें कम से कम अकॉर्डिंग टू लॉ 1932 के लॉ के तहत, ठीक है, 1932 के लॉ के तहत, पार्टनरशिप एक्ट के तहत कम से कम मिनिमम जो लोग होने चाहिए वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, यानी मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो लिमिट है पार्टनरशिप में वो 20 की है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम जो लोग होंगे वो 20 होंगे। क्लियर? अच्छा, अब अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो बैंकिंग का है, यहाँ पे जो बैंकिंग से मुराद मीन्स अगर आप खुद से किसी को लोन दे रहे हैं, अपनी छोटी मोटी फर्म खोलनी है, याद रखिएगा बेटा पार्टनरशिप के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो फर्म का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कंपनी के लिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए फर्म का वर्ड यूज होगा। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन नहीं होती, वो कंपनी के लिए भी फर्म यूज कर रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए भी फर्म यूज कर रहे हैं। तो पहला तो अपना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कीजिएगा कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करेंगे और फर्म का वर्ड आएगा तो उसका मतलब हम पार्टनरशिप की बात हो रही है। कंपनी के लिए कंपनी का वर्ड ही यूज होगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा बेटा, अगर बिजनेस जो है वो आपकी बैंकिंग का नेचर का है, ठीक है, जिन्हें आप 10 लोगों ने मिलकर अपना कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया जिसमें आप बैंकिंग से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन करने, लोगों को लोन दे रहे हैं। आपने देखो बहुत से लोग कर रहे होते हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे होते हैं, ये फर्म खोली इस किस्म की जहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, लोगों से उधार वगैरह ले रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि माजी में 2014, 13, 14, 15 में कुछ लोगों ने जो है वो मुदारबा का कारोबार स्टार्ट किया था बिजनेस का। ठीक है, तो उनको भी हम फर्म ही कहेंगे, उनको हम कंपनी नहीं कह सकते। अच्छा, तो अगर बैंकिंग नेचर का है तो उसमें मिनिमम जो आपके पास लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पार्टनर्स होंगे, वो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 होंगे। 10 से ज्यादा ये हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ नहीं करता। अच्छा, फिर अगेन इस पे कंफ्यूजन आती है कि सर व्हाट अबाउट बैंक्स, आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास मिजान बैंक है या एचबीएल है या ये है या वो है, तो बेटा याद रखिएगा फर्म के आगे लिमिटेड का वर्ड नहीं आता और जितने भी कंपनीज हैं उसके आगे लिमिटेड का वर्ड आता है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनीज हैं तो उसके आगे पीवीटी आता है और अगर पब्लिक कंपनीज है तो उसके एंड पे एलटीडी लिमिटेड आता है। तो अब जितने भी बैंक्स आपको नजर आते हैं अपनी इर्द गिर्द अपनी टेरिटरी में जहां जहां आप जाते हैं, तो वहां देखिएगा चाहे हबीब बैंक उसके एंड भी लिमिटेड होगा, या मीजान बैंक हो या यूबीएल हो या बैंक अल बरका हो
या तो वही इस्लामिक बैंक हो, व्हाटएवर, यूबीएल हो, एलाइड बैंक हो, किसी भी किस्म का अगर आपको बैंक नजर आए तो उसके एंड पे कंपलसरी है और नेसेसरी है एलटीडी लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो फिर हम जो वो बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स जो है वो बेटा कंपनीज हैं, वो वाले बैंक्स कंपनीज हैं, और वो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनके शेयर होल्डर्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो जो पार्टनरशिप्स होते हैं ये फर्म कहलाते हैं, ये कंपनी नहीं कहलाती। तो मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ, बैंकिंग में क्या होता है, आप पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो इसी तरीके भी से अगर आपका नेचर भी ऐसे है, बिजनेस का पैसा लेना, पैसा देना, मार्केट में पैसों को सर्कुलेट करना, बट लिमिटेड हैं आप, ठीक है। आप कंपनी नहीं है, आप आपस में कुछ दोस्त अहबाब मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो 10 होंगे और मिनिमम जो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वो 2 होगी। क्लियर हो गया? तो इस किस्म के कारोबार को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं कि पार्टनरशिप एक ऐसे कारोबार को कहते हैं, एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें मिनिमम लोग 2 होंगे और मैक्सिमम लोग जो हों वो 10 मैक्सिमम जो है वो 20 होंगे। बट इन केस ऑफ बैंकिंग, ठीक है, अगर बैंकिंग की नेचर का कारोबार है तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 होने चाहिए। अच्छा, अब पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना बेटा, ये जब हम पार्टनर्स आपस में कारोबार करते हैं तो फिर इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं कि जी किसने कितने पैसा लगाया, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसका कितना लॉस होगा, कौन कितने टाइम पीरियड के लिए है, कौन एक्टिव है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, वो तमाम चीजें हम डिटेल में लिखवाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पार्टनरशिप की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, यानी अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, लिमिटेड लाइफ है। क्यों लिमिटेड लाइफ है? बिकॉज अगर 6 पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो कानून कहता है कि अगर उसमें से एक पार्टनर का इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेसिकली जब आपके लायबिलिटीज आपके एसेट से इंक्रीज हो जाएं, यानी आप हैंड टू माउथ हो जाएं, आपके पास 1 रुपए भी बाकी ना रहे, तो आप अपने कहने से इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, बल्कि कोर्ट अदालत आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। अदालत आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी। क्लियर? जब अदालत आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती तो अदालत आपको जो है वो डिग्री इशू करती है, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि आप कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। तो जब इंसॉल्वेंट हो गए तो उसका मतलब है आप ऐसे पार्टनर को अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज उसका तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में भी उस पार्टनर्स को निकाल देंगे और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर इंसेन हो गया, यानी उसका जहनी तवाजुन खराब हो गया, हो सकता है वो कार एक्सीडेंट में जो है वो जहनी तवाजुन खराब हो गया हो, या वैसे उसको बड़ा शौक लगा हो, तो डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसेन की, यानी वजूहात रीजंस बन सकती हैं। तो जब वो पागल हो गया, जहनी तवाजुन उसका प्रॉपर माइंड वर्किंग नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ तरीकेकार बता दिया। या इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है, मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होगी। तो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आज आपने स्टार्ट किया, हो सकता है 2 दिन के बाद किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाए, या हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, या हो सकता है वो रिटायरमेंट लेना चाहे, या हो सकता है वो पागल हो जाए, तो उसका जहनी तवाजुन खराब हो जाता है। तो कानून कहते हैं फिर ऐसी सूरत में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं कि जब 6 पार्टनर्स थे, उनके दरमियान में जो फर्म बनी थी, उनके दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स अगर विलिंग है, वो करना चाहते हैं,
कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आगे उसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर जिसका इंतकाल हो गया या छोड़ के जा रहा है वट किसी रीजन से, तो वो बड़ा आपके लिए की पार्टनर था, आप सारे उस पर डिपेंड थे, उसको अल्लाह ताला ने बड़ी स्किल्स दी भी थी, उसको बिजनेस नेचर्स के बारे में बहुत ज्यादा मालूम था, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि बाकी पार्टनर एग्री नहीं होते, उनको पता होता है कि यार हम में तो इतनी स्किल्स ही नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यार नहीं इसके अलावा भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आगे अपने बिजनेस को लेके चल सकते हैं, कारोबार को लेके चल सकते हैं, तो ठीक है, फिर आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। एक नया कॉन्ट्रैक्ट जब साइन आएगा तो इसका मतलब एक नई फर्म बनी, ठीक है, नाम वही रख सकते हैं आप, उस पर इश्यू नहीं है, लेकिन पार्टनर्स नए होंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, ठीक है। बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो गया पार्टनरशिप भी खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट नया है तो एक नया कारोबार स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप का फायदा ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो भी लॉस होगा वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशंस जो है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी कि पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। एक तो हमारे पास टॉपिक आता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, या फिर एग्जामिनर पूछता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, या फिर एग्जामिनर पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरीके से फिर आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, और इसी तरीके से फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपसे एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछते थे जो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते, और इनफैक्ट कुछ टीचर उसको स्किप भी करवाते हैं, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जी ये बताएं कि एक माइनर पार्टनर किससे कहते हैं, ठीक है, माइनर पार्टनर किससे कहते हैं, और माइनर पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है फर्म को तो फिर उसकी क्या राइट्स और क्या लायबिलिटीज होंगी, तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आ जाता है कि एक जो रजिस्टर्ड फर्म होती है जिसको आप रजिस्ट्रार से, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने आप को इनरोल्ड करवाते हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो इसका मतलब है कि आपको डिग्री कराची यूनिवर्सिटी इशू करेगी, आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो ऑथेंटिक होगा, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा, और आपकी एक रिकग्नाइज्ड डिग्री होगी। तो इसी तरीके से पार्टनर्स अपने आप को जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके भी बहुत से फायदे हैं, और अगर नहीं करवाएंगे तो बहुत से नुकसानात होंगे उसके, ठीक है। अब क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे वो भी हम पढ़ लेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म एंड नॉन रजिस्टर्ड फर्म। इसी तरीके से फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है एक्सप्लेन द इम्प्लाइड एंड नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटीज और नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज किससे कहते हैं, ठीक है जी। तो वो चीज भी हम देख लेंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी किसे कहते हैं और नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में लेक्चर के मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास पेन और कॉपी या आपका जो भी रजिस्टर हो या जो भी डायरी जिस पे आप बेहतर समझते हैं लिखना वो अपने पास रखिएगा, ताकि एक सीक्वेंस वाइज आपको तमाम लेक्चर समझ में आए और वो आपकी कवर होते चले जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप में ये 5 से 6 टॉपिक्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आज जो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन है इम्प्लाइड एंड नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग अपने पास क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जरा मेरे गौर से सुनिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्प्लाइड and non-implied authorities of partners. Explain the implied and non-implied authorities of partners. ठीक है, कि एक पार्टनर की क्या implied authority है
इसको अथॉरिटीज भी कहते हैं और पावर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक पार्टनर की क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी और पावर है, ठीक है। अच्छा जी, अब इम्प्लाइड का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हर एक के लिए कारोबार के लिए कानून बनाया गया है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं। तो 1932 में जो इम्प्लाइड पावर्स हैं, उसका मतलब ये है कि कानून कहता है कि हमने ये पावर्स आपको पार्टनर्स ऑटोमेटिकली दी है। आप जब इन पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाकी पार्टनर से उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको बाउंड्रीज बता दी गई हैं, दायरा अख्तियार बता दिया गया है कि आप सारे काम नहीं कर सकते। जो काम आप कर सकते हैं बाकी पार्टनर्स की परमिशंस के बगैर, उनको आपने देखना है, ठीक है। तो जब आपने ये सवाल लिख लिया है, एक्सप्लेन द इम्प्लाइड एंड नॉन इम्प्लाइड अथॉरिटीज और पावर्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आंसर पे। तो याद रखिएगा बेटा, आप लोगों ने अपने पास जो पहली हेडिंग लिखनी है उसका नाम है इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है बेटा। तो सवाल आप लोगों ने जो जवाब लिखना है आंसर में, वो हेडिंग लिखनी है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, और स्लैश डाल के लिखना है, पावर लिख दी या ये अथॉरिटी लिख दी, चलो ये भी इनफ ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे कि एक पार्टनर विदाउट कंसेंट, कंसेंट का मतलब है रजामंदी, कि एक पार्टनर बगैर रजामंदी के, बगैर पूछे किस तरीके से वो काम कर सकता है, और वो जो काम करेगा वो अपने एक्ट से, अपने अमल से फर्म को बाइंड कर देगा, पाबंद कर देगा, ठीक है। यानी फर्म उसके उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है। तो पहला जो मैं वन बाय वन करके आपको पहले बता देता हूँ, टेंशन न लें, ठीक है। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं उसको लिखवा भी दूंगा, ठीक है, आसान से अल्फाज में। तो गौर से सुनिएगा बेटा। पहली जो पावर है, पहली जो अथॉरिटी है पार्टनर की, वो ये है कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और नहीं बेच सकता है। लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो खरीद भी सकता है और वो बेच भी सकता है, ठीक है। पहला जो मैंने बताया कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फर्म के बिहाफ पर कोई आपने गाड़ी खरीद ली, फर्म के बिहाफ पर कोई मशीनरी खरीद ली, कोई मर्चेंडाइज खरीद ली, कोई जो है वो स्टेशनरी का सामान खरीद लिया, कोई फर्नीचर खरीद लिया, एडमिन से रिलेटेड कोई चीज, एसी वगैरह स्पेक्स वगैरह खरीद लिए, तो ये तो आप काम कर सकते हैं। मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और ना ही बेच सकते हैं। जिस तरीके से कोई प्लॉट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो ये बेटा आप नहीं खरीद सकते और ना ही बेच सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट सुन लीजिएगा। अगर फर्म को पैसों की जरूरत है, कैपिटल की नीड है, तो वो फर्म के बिहाफ पर उधार पर चीजें खरीद सकता है, ठीक है। यानी उधार पर अगर चीजों की जरूरत है और पैसा नहीं है, फर्म के पास कैपिटल नहीं है, तो वो किसी से भी क्रेडिट पे चीजें खरीद सकता है फर्म के बिहाफ पर, ठीक है। लेट सपोज अगर आपको कोई मर्चेंडाइज चाहिए, फर्म के पास पैसा नहीं है, तो वो क्रेडिट पे चीजें खरीद सकता है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, मैं यहाँ गुड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले में हमने कहा खरीद सकता है और बेच भी सकता है, मूवेबल मगर इमूवेबल नहीं। दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि वो चीजें खरीद सकता है, ठीक है, किस पे, उधार पर, क्रेडिट पे वो खरीद सकता है फर्म के बिहाफ पर, ठीक है। अच्छा जी, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरी चीज ये कि अगर
कोई फर्म को पैसे देने आ रहा है, फर्म ने किसी से पैसे लेने थे या किसी को पैसे देने थे, दोनों सिचुएशंस में मैं बात कर रहा हूँ। फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं या फर्म ने किसी से पैसे या फर्म ने किसी को पैसे देने हैं, तो दोनों कंडीशंस में पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिसिप्ट इशू कर सकता है कि जी मैंने इनसे पैसे ले लिए हैं या मैंने इनको फला फला अपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं, तो वो रिसिप्ट इशू भी कर सकता है, तो उसे बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वंस अगेन मैं रिकॉल कर देता हूँ, इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर पढ़ लें। पहले में फर्म के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, मूवेबल। ठीक है, उसे बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं ये चीज खरीद रहा हूँ या ये चीज बेच रहा हूँ। ठीक है, अगर फर्म को चीजों की जरूरत है और पैसा नहीं है, तो वो विदाउट परमिशन और विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे फर्म के लिए चीजें खरीद सकता है उधार पर भी। ठीक है, तीसरा, अगर फर्म ने किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, तो वो ले भी सकता है और दे भी सकते हैं, तो उसके अल्टरनेट सबूत के तौर पर क्या देते हैं, रिसिप्ट इशू करेगा। जिस तरीके से आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ रहे हैं, एम्स में, यहाँ पे अगर आप फीस सबमिट करवाते हैं तो वहाँ रिसिप्ट आपको इशू दी जाती है, जो इस चीज का एविडेंस है कि आपने फीस कंफर्म पे कर दी है। तो इसी तरीके से वो रिसिप्ट ले भी सकता है और दे भी सकता है कि जी हमने इनको पेमेंट कर दी है या इनसे हमने पेमेंट ले ली है। ठीक है, तो होपफुली ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, चौथे में वो क्या कर सकता है कि यहाँ तो हमने रिसिप्ट की बात की, रिसिप्ट के अलावा एक चीज और आती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ज्यादातर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा तीन किस्म के होते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं चेक, एक को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और एक को हम कहते हैं प्रो नोट। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस में यूज होता है वो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो चेक का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके फर्म के बिहाफ पर आप चाहते हैं तो किसी को आप चेक इश्यू भी कर सकते हैं, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही हम ले लेते हैं, तीनों ही आ जाएंगे। तो फर्म के बिहाफ पर आप यानी कोई भी पार्टनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू भी कर सकता है और वो रिसीव भी कर सकता है, यानी वो रिसीविंग भी कर सकता है और इशू भी कर सकता है। तो उसे किसी जो है वो पार्टनर से यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो होपफुली ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अच्छा जी, एक और पांचवा पॉइंट सुन लीजिएगा। पांचवें पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए, अगर हम 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, हम 10 पार्टनर्स हैं, तो हम पे किसी ने केस मुकदमा फाइल किया हुआ है, मुकदमा दायर किया हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सूट, SUIT, सूट कहते हैं मुकदमा करना। ठीक है, सूट कहते हैं मुकदमा करना। अगर फर्म पे हम 10 पार्टनर्स पे हमारी फर्म है, हम पे किसी ने मुकदमा किया हुआ है कि जी हमने उनके पैसे देने, तो याद रखिएगा कि 10 के 10 पार्टनर्स को अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। कोई एक भी पार्टनर जाता है और फर्म को वो डिफेंड कर सकता है और फर्म के बिहाफ पर अपने हक में, अपने डिफेंड में वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब वो हियरिंग कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट हो सकता है। तमाम 10 के 10 पार्टनर्स को जाने की जरूरत नहीं, कोई एक भी पार्टनर चला जाए तो उसे बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कानून ये कहता है कि अगर फर्म को पैसों की जरूरत है, किसकी जरूरत है, देखो पिछले वाले पॉइंट्स में मैंने पैसों की बात नहीं थी, मैंने कहा गुड्स आप उधार पे ले सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको पैसों की जरूरत है, फर्म को पैसों की जरूरत है, तो कोई भी पार्टनर जो उस फर्म की प्रॉपर्टी होगी, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, गिरवी रखवाते हैं, तो वो मॉर्गेज जो फर्म की प्रॉपर्टी है एज अ मॉर्गेज रखवा कर वो वहां से लोन ले सकते हैं। सपोज कर हम 10 पार्टनर हैं, हमें तकरीबन जो है वो 50 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 5 मिलियन का। तो हम HBL के पास जाते हैं और HBL के भैया कोई एक भी पार्टनर चला जाता है HBL के पास, वो फर्म के बिहाफ पर फर्म की प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज के तौर पर बैंक के पास रखवाएगा और बैंक से वहां से लोन ले लेगा। तो ये भी पार्टनर का राइट है कि वो लोन ले सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की यहाँ पे दूसरे पार्टनर से जरूरत नहीं पूछने की। इसी तरीके से अगर हम 10 पार्टनर हैं, हमारा किसी भी चीज का लेट सपोज बिजनेस चल रही है, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें मजीद लोगों की, मजीद एम्प्लॉय की जरूरत है। तो याद रखिएगा, तो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस की नीड है, बिजनेस को चलाने के लिए मजीद लोगों की नीड है
ताकि काम जल्द से जल्द हो, तो वो एम्प्लॉय को रख भी सकता है, ठीक है, वो एम्प्लॉय को रख भी सकता है बिजनेस चलाने के लिए, तो वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है। तो ये मैंने आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, 7 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब आप इनको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि किस किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अपने पास जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा। मेन हेडिंग आप लोगों ने लिखी थी इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है, क्लियर। अब लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो पहली लाइन लिखेंगे वो लिखिएगा बेटा आप लोग जल्दी से, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म, to bind, B-I-N-D, bind the firm by his act, ACT act, is called implied, I-M-P-L-I-E-D, implied authority, ठीक है, implied authority, full stop, under implied authority, under implied authority, a partner can do the following. Under implied authority, a partner can do the following. ठीक है जी। अब वो क्या क्या काम कर सकता है, जो मैंने 7 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, तो वो लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, he can sell, S-E-L-L, he can sell movable property of the firm, he can sell movable property of the firm, but cannot sell immovable property, but cannot sell immovable property of the firm, the consent, without the consent, consent की spelling C-O-N-S-E-N-T, consent, इसका मतलब होता है रजामंदी, without the consent of other partners, without the consent of other partners, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। वो कोई भी चीज जो मूवेबल होगी बेच सकता है, खरीद भी सकता है, लेकिन इमूवेबल बगैर रजामंदी के पार्टनर्स के ना बेच सकता है ना खरीद सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइएगा। पॉइंट नंबर 2 पे लिखिएगा, पार्टनर कैन परचेज गुड्स फॉर द फर्म, पार्टनर कैन परचेज गुड्स फॉर द फर्म on credit if it is necessary to carry on the business, if it is necessary to carry on the business, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, partner can accept, ACCEPT, partner can accept payment and issue receipt, RECEIPT, receipt for them कर दीजिएगा, and issue receipt for them, 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 on behalf of the firm, on behalf, BEHALF, on behalf of the firm, ठीक है। स्पेलिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बड़े जीनियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जीनियस के अलावा ना भी समटाइम्स आप लोगों को वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, तो दैट इज व्हाई मैं स्पेलिंग रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा बेटा, he can issue
and accept negotiable instrument. negotiable की spelling NEGOTIABLE, negotiable instrument on behalf of the firm. on behalf of the firm. negotiable में बता चुका हूं तीनों चीजें आएंगी, चेक, प्रोनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, partner can defend any suit, SUIT. Partner can defend any suit, SUIT, filed, FILED, filed against the firm. Filed against the firm. ठीक है जी। पांच पॉइंट्स हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा, he can raise loan, RAISE, raise loan by mortgaging की spelling MORTGAGING, mortgaging property of the firm। ठीक है, जो मैंने उधार लेने वाली बात की थी कि वो प्रॉपर्टी रखवा के उधार भी ले सकते हैं। He can raise loan by mortgaging property of the firm। 6 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। 7th पॉइंट लिखिएगा, he can employ, EMPLOY, he can employ staff, he can employ staff he can employ staff to conduct, CONDUCT, to conduct the business of the firm। He can employ staff to conduct the business of the firm। ठीक है जी। स्टूडेंट यहाँ तक हम implied authorities of partners पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा कि पार्टनर कौन कौन से काम कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा वो तमाम चीजें कि जो पार्टनर बगैर दूसरे के पार्टनर से पूछे बगैर नहीं कर सकता। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा नॉन, NON, नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर। नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर लिखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अ पार्टनर कैन नॉट परफॉर्म, a partner cannot perform the following acts। a partner cannot perform the following acts। ठीक है, अच्छा ये आपने लिखने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूं कि कौन कौन से काम वो नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हम 10 पार्टनर हैं, हमारी एक फर्म है, ठीक है, एक और फर्म है, लेट सपोज उस फर्म का नाम है टाटा। ठीक है, उस टाटा फर्म से हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी तनाजा चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि हम 10 में से कोई पार्टनर जाता है मिस्टर फैसल एक शख्स है, ठीक है, और मिस्टर फैसल से कहते हैं कि यार मिस्टर फैसल हमारा टाटा के साथ एक डिस्प्यूट, एक तनाजा, एक मसला चल रहा है, तो आप इसको न्यूट्रली सॉल्व कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ जो मिस्टर फैसल हैं इनको हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल पर्सन को जो लॉ की लैंग्वेज में या किसी एक अच्छे वर्ड में जो उनको टाइटल नाम दिया जाता है
वो कहते हैं आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो डिस्प्यूट है कश्मीर, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा मैं एज अ आर्बिट्रेटर इस मसले पे अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं आ सकता हूं और इस मसले को सॉल्व कर सकता हूं न्यूट्रली, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो हम टाइटल देंगे वो न्यूट्रल पर्सन देंगे। अच्छा, अब उस न्यूट्रल पर्सन को जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। न्यूट्रल पर्सन को, ये तो मैंने समझाने के लिए न्यूट्रल पर्सन का, यानी गैर जानिबदार शख्स, ना वो आपकी फेवर में होगा पाकिस्तान की फेवर में, ना इंडिया की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो हम में से एक पार्टनर किया, उसने मिस्टर फैसल को कहा कि यार आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर दें हमारे और टाटा के दरमियान में। तो याद रखिएगा कि जब तक तमाम पार्टनर से वो कंसेंट ना ले ले, पूछ ना ले, तब तक कानून कहता है हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर किसी को एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। क्यों? हो सकता है आपको मालूम नहीं है कि मिस्टर फैसल जो है वो आपकी नजर में वो एक न्यूट्रल पर्सन है, बट हो सकता है बाकी पार्टनर्स को मालूम हो कि यार मिस्टर फैसल जो है मिस्टर टाटा के बड़े अच्छे फ्रेंड है, टाटा फर्म के बहुत जबरदस्त फ्रेंड है। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो हमें पता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव या ज्यादा जो लिंक्स हैं या जो उनका रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप, वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ है। दैट इज वाई हम नहीं चाहेंगे कि हम इनको डोनाल्ड ट्रंप को अपॉइंट करें एज अ आर्बिट्रेटर। तो कानून कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा फर्म का किसी दूसरे फर्म के साथ, तो एक पार्टनर विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकता। आपको पूछना पड़ेगा कि यार ये मैं आर्बिट्रेटर इसको एज अ न्यूट्रल पर्सन अपॉइंट करने जा रहा हूँ, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, आप खुद से अपॉइंट नहीं कर सकते। तो होपफुली पहला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे पॉइंट में कानून ये कहता है कि लेट्स सपोज हम 10 पार्टनर हैं, मैं बैंक चला जाता हूँ, फर्म के बिहाफ पर अपने नाम से अकाउंट खुलवा लेता हूँ। तो उसका मतलब है जितने भी चेक्स आएंगे, जो भी पेमेंट होगी, वो मेरे अकाउंट में आएगी और मैं ही उसको क्लियर करूंगा। तो फर्म के अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आएगा ना, तो हो सकता है मैं उसका मिस यूज करूं, आप लोगों को 1 रुपया भी ना दूं, मैं भाग जाऊं, चीट कर जाऊं, फ्रॉड कर जाऊं। तो कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर बेटा अपने नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएगा। अगर बैंक अकाउंट खुलेगा तो किसके नाम पे खुलेगा? फर्म के अकाउंट पे खुलेगा, फर्म के नाम से खुलेगा, अपने नाम से आप पर्सनली नहीं खुलवा सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो ये चीज हो गई आर्बिट्रेटर वाली बात की। सपोज करें हमने एक फर्म थी ZNCo, उस ZNCo से हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेना है। हमने केस चल रहा है हमारा अदालत में, कोर्ट में, और हमने केस उन पे मुकदमा फाइल किया कि जी इन्होंने हमारा 1 करोड़ रुपए देना है, जो भी बिजनेस डीलिंग थी उसके तहत, ठीक है। आप में से एक पार्टनर चला जाता और कोर्ट में और जाके कहता है कि सर हम अपना केस वापस लेते हैं और हमें कोई 1 करोड़ नहीं लेना, यानी आप अगली पार्टी को वो 1 करोड़ माफ कर रहे हैं, केस अपना विड्रॉ कर रहे हैं, केस वापस ले रहे हैं। तो कानून कहता है कि भाई आप कौन होते हैं अकेले, आपको तमाम पार्टनर से परमिशन लेने की जरूरत है। जब तक आप तमाम पार्टनर से परमिशन नहीं लेंगे तब तक आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो केस विड्रॉ के लिए आपको पार्टनर से परमिशन लेने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये हमने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ तो हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं ना। लेट सपोज वो ZNCo ने हम पे केस फाइल किया हुआ है, हम पे मुकदमा किया हुआ है कि जी उन्होंने हमसे पैसा लेना है, ठीक है, हमसे पैसा लेना है। तो अब हम में से कोई भी पार्टनर चला जाता है और कोर्ट में एडमिट कर देता है कि यस सर हमने इनका पैसा देना है। तो भाई आपने बगैर पार्टनर से पूछे कैसे ये एडमिट कर रहे हैं कि पैसा देना है? जब तक तमाम पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं कि यार हमने पैसा देना है, तब तक आप कोर्ट में अपनी लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। अकेले जाके आप नहीं कहेंगे कि सर हमने इनका पैसा देना है, जब तक तमाम पार्टनर्स एग्री ना हो जाए, ठीक है। आप अकेले नहीं कहेंगे, क्लियर। तो ये आपकी नॉन अप्लाइड अथॉरिटी से।
ना आप केस वापस ले सकते हैं और ना ही आप ये एडमिट कर सकते हैं कि अगले नाम पे मुकदमा किया है, ठीक है, और आप उससे वो एडमिट कर लें कि जी हमने ये पैसा देना है, ठीक है। अभी